गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था बेटा, उसमें हमने क्या देखा था, ई बिज़नेस का स्कोप और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है और ई बिज़नेस उसमें वर्सेस, यानी कि उसमें डिफरेंस देखा था, आखिर क्या क्या डिफरेंसेस थे उसके रिगार्डिंग हमने एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट भी देखा था, कंपैरिजन भी किया था। जो ये है, आई होप कि आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा और ये एग्जामिनेशन में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स क्या हैं ई बिज़नेस के, उसके बारे में। वैसे बेनिफिट आपको सिमिलर लगेंगे, आपको पता भी होगा, बहुत आसान है। तो हम शुरुआत करते हैं बेनिफिट से। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। देखिए क्या होता है, जो रेगुलर बिजनेस है, जो जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए अप्रोच क्या है, हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि जो बिल्डिंग चाहिए, वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ कस्टमर अट्रैक्ट हो सके, मतलब मार्केट में। और मार्केट में बिल्डिंग होने का मतलब है एक कॉस्टली, यानी महंगी वो बिल्डिंग बनेगी। फिर उस बिल्डिंग के अंदर जो है आपका जो शोरूम बनेगा, उसमें काफ़ी सारा आपको खर्च करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, उसकी क्या बढ़ाने के लिए, की खूबसूरती अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को। तो लॉट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन क्या होता है कि ऑनलाइन, यानी कि ई बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी भी तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। आपको केवल केवल एक, जिसे कहते हैं कि वर्चुअल शॉप की जरूरत होती है। वर्चुअल शॉप मतलब जो दिखाई नहीं देती, जिसका केवल एग्जिस्टेंस किसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड स्टोरेज। एक आपने क्या बना दिया, एक वेबसाइट बना दी, वेब लिंक बना दिया, जहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल डाल दी। आपका भले ही आपका जो रियलिटी में गोडाउन है, जो रियलिटी में शॉप है, वो भले ही मार्केट में हो चाहे ना हो, भले ही सुंदर हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी क्या होना चाहिए, वेबसाइट और वेब पेज आपका अच्छा होना चाहिए, उसमें सारे प्रोडक्ट की डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए। तो यही है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। आसानी से स्टार्ट हो जाता है, एक वेबसाइट को आपको डेवलप करना है, उसमें स्टार्ट करके, और इसकी रीच भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ईज़ ऑफ फॉर्मेशन आसानी से स्टार्ट हो जाता है। एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, अनलाइक अ होस्ट of the procedural requirement for the setting up the industry, e-business is relatively easy to start. The benefit of internet technology accrue to big or small business alike. In fact, internet is responsible for the popularity of the phrases network. Individuals and firm are more efficient than नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। नेटवर्कड, यानी कि नेटवर्क का मतलब होता है चेन, एक चेन से ज़्यादा अच्छा है, ये बोला गया है, वो केवल एक फ्रेज है। तो आपने ये लिखना ही है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट बेनिफिट होता है, इसमें कम पैसा लगता है। अच्छा, अब एक और नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब ईजी, कन्वीनियंस मतलब होता है ईजी, ये बहुत ईजी है। हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम जाके सामान की खरीद बिक्री करते थे, उसके बाद वो बंद हो जाती थी, एक फिक्स टाइम होता था। लेकिन ई बिज़नेस का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, ये आप 24/7 365 डेज कर सकते हैं, कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, किसी भी दिन ऑर्डर दिया जा सकता है, किसी भी दिन किया जाता है। अच्छा, यहाँ स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन, ध्यान रखना, यहाँ पर कोई डिलीवरी का बात नहीं कर रहा है, ये इसकी लिमिटेशन में आएगा। स्पीड, स्पीड का मतलब होता है आप जल्दी से ऑर्डर दे सकते हैं, इस घर बैठे बैठे, टाइम सेव करता है, इसका मतलब ये है। बाइंग एंड सेलिंग, जो ये बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है, मतलब आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको फटाफट से क्या हो जाता है, ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है, डिलीवर नहीं, ऑर्डर क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ द ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, दैट विल टेक नो टाइम और अ फ्यू मिनट और फ्यू, जिसे बोल सकते हैं कि मिनट्स या आवर्स बोल सकते हैं, फ्यू टाइम। तो ये कहलाएगा आपका बेनिफिट, स्पीड। अब इसमें एक चेक बॉक्स दे रखा है, ई प्रोक्योरमेंट क्या होता है। ये देखो, आजकल जो गवर्नमेंट के जो ये जिसे बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज है, गवर्नमेंट के टर्म्स हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ई प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को, एसेट को प्रोक्योर करना, सामान को खरीदना ई मार्केट प्लेस से। आजकल गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, तो वो क्या होता है कि ई प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है, प्रोक्योर करना मतलब कलेक्ट करना, सामान खरीदना इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से। ई बिडिंग का मतलब क्या होता है, बिडिंग, ऑक्शन। ऑक्शन क्या है, बिड क्या है, मान लीजिए मुझे कोई सामान बेचना है और मैंने कहा कि इसकी बोली 100 रुपये से शुरू होगी, दैट इज़ कॉल्ड बिडिंग। तो जिसको ये सामान चाहिए, अब मान लीजिए मेरे पास कोई प्रीशियस चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत महंगे दामों में बिक सकती है, लेकिन मैं उसका रेट 100 रुपये लगाया, तो लोग, अब मैं कहता हूँ कि 100 रुपये से बिडिंग स्टार्ट होगी,
तो कोई इसकी बिडिंग 101 लगाएगा, कोई 102 लगाएगा, तो बिड बोलते हैं इसे। इलेक्ट्रॉनिकली ये बिड लगाई जाएगी तो उसे बोलते हैं ई बिडिंग सिस्टम। ई बिडिंग किस में होता है? कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जो टेंडर्स होते हैं उनमें होता है, जो सामान की बिक्री करनी होती है उसमें होता है, वो ऑक्शन कहलाता है। ई कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करना। इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवरी में क्या दिखा सकते हो? आप वेबसाइट पे जाते हो किसी और वहाँ से एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर देते हो, एंटीवायरस जैसे हैं, तो वो क्या है? ई डिलीवरी। आपको जो सामान की डिलीवरी है, चाहे वो फ्रीवेयर डाउनलोड करो, चाहे आपका क्या है उसमें पेमेंट करना पड़े, लेकिन आपको कोई सामान प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही वो सामान क्या हो जाता है? डिलीवर हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली वो क्या हो रहा है? सामान डिलीवर हो जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर्स वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। लाइसेंस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी चीज़ें, ई बुक हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ई बुक आती है ना आजकल, तो ई बुक वगैरह इसमें शामिल हैं। मूवीज़ हो गया जैसे इलेक्ट्रॉनिकली। ई ट्रेडिंग, ट्रेडिंग तो आप समझ ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली सामान की खरीद और बिक्री को बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तो आगे स्पीड के बारे में। अब आता है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब, अच्छा मैंने थर्ड पॉइंट शायद मेरे ख्याल से यहाँ हमने देखा नहीं, ये सेकंड पॉइंट था, थर्ड किधर है देखते हैं। अच्छा ये स्पीड था थर्ड, हाँ ठीक है, थर्ड पॉइंट स्पीड था। उसके बाद फोर्थ आ गया ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब क्या है? इंटरनेट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक बाउंड्री। इट कैन बी, देखो, इट कैन बी रीच थ्रू आउट द, जिसे बोल सकते हैं कि ग्लोब या थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इसकी रीच है, कोई भी सर्च करेगा कहीं से भी आपकी वेबसाइट तक, आपकी जिसे बोल सकते हैं दुकान तक, ऑनलाइन जो शॉप है उस तक आप पहुंच सकते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है ग्लोबल रीच है। इफ़ आई वॉन्ट टू डिलीवर, यानी वॉन्ट टू एक्सेस सम प्रोडक्ट फ्रॉम द चाइना और अमेरिका, आई कैन ऑर्डर फ्रॉम हेयर। हम यहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं। क्या वो ट्रेडिशनल बिजनेस में संभव था? बिल्कुल नहीं। हमको अगर प्रोडक्ट, देखो इस एक बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ई बिज़नेस होने से हमें नए नए प्रोडक्ट की जानकारी हुई है। ठीक है, उसी साथ किस तरह से ऑर्डर देना है, हम इंटरनेशनली क्या कर सकते हैं, उसकी पहुंच सकते हैं। जो प्रोडक्ट हमें पहले नहीं मिलता था, आज की डेट में ये ई बिज़नेस के कारण वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब है मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। पेपरलेस सोसाइटी मतलब ऑल, जिसे बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड एनी कॉन्ट्रैक्ट इज डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन में टिक लगा दिया। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन में टिक लगा दिया। जितना भी आपका बिल है, जो बिल है वो आपको क्या आता है? मेल पे आ जाता है। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि पेपरलेस सोसाइटी, यानी कि पेपर को बचाने का प्रयास है। पेपर बचेंगे मतलब पेड़ को बचाने का भी प्रयास है, तो इसे और भी बोला गया है। इसके बाद क्या बोला? और भी बहुत सारी चीज़ें, फ़ायदे हैं इसके, आप बोल सकते हैं टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, बहुत सारी चीज़ें, कस्टमर को भी फ़ायदा है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसके कुछ क्या है? लिमिटेशन, इसके कुछ कायदे हैं ना, कानून है, मतलब कहाँ किन सीमाओं के भीतर ये काम कर सकता है। लो पर्सनल टच। लो पर्सनल टच का मतलब होता है, हम जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में है, शॉपकीपर से मिलकर बात करके उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेते थे और तब जाके हम प्रोडक्ट को खरीदते थे। लेकिन यहाँ पर कोई ये पर्सन अवेलेबल नहीं है। हम डायरेक्ट सामान को देखते हैं, उसको देखकर हम सामान को खरीदते हैं। नो पर्सनल व्यू, नो पर्सनल कमेंट्स आर देयर। हम किसी तरह का पर्सनल टच वहाँ पर को नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर को ये है लो पर्सनल टच, लेस सूटेबल है, इसीलिए बोला गया है। इन कंग्रेंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग एट द ऑर्डर फुलफिलमेंट। अभी मैंने स्पीड की बात करी थी, वहाँ पर क्या है? प्रोसेसमेंट ऑफ द ऑर्डर, बट द डिलीवरी इज डिले। क्योंकि डिलीवरी आपकी क्या होती है? वो टाइम लेती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अभी दुकान गए, वहाँ से सामान खरीदा, अभी आ गए, इंस्टेंट होता है। डिलीवरी क्या होती है? इंस्टेंट होती है सामान की या सर्विस की। लेकिन किसमें किसमें कुछ क्षेत्र में जहाँ पर को कि गुड्स की खरीद और बिक्री है, वहाँ पर को क्या होता है? डिले होता है। आपने आज ऑर्डर दिया, 3-4 दिन बाद आपके घर पे मिलेगा, तो ये इनकंग्रेंस बोला गया है। नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। पता चल रहा है कि फ्रॉड हो गया या आपने गलत ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो इसके बारे में आपको कॉम्पिटेंसीज यानी कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू प्रैक्टिस द ई बिजनेस। सॉरी, जिसे बोल सकते हैं कि वी शुड understand the term as well as the computer system and the networks approaches
throughoutly so that we can run these kind of businesses and maybe protect from the threats. अभी हम आगे पढ़ेंगे थ्रेट्स, जिसे हम बोल सकते हैं कि साइबर क्राइम्स भी बोलते हैं या फिर फ्रॉड्स भी बोलते हैं, साइबर फ्रॉड्स भी बोलते हैं, उनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। एग्जाम में बहुत आता है किस तरह से हम इसको बच सकते हैं, क्या चीज़ें होंगी। उसके बाद है नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ड्यू टू द एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ द पार्टीज। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, देयर आर द लॉट्स ऑफ द फेक्स वेबसाइट ऑल्सो, लॉट्स ऑफ फेक वेबसाइट्स अवेलेबल इन द कितना मार्केट, इंटरनेट मार्केट में अवेलेबल हैं, एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट द पार्टी इज, जिसे बोल सकते हैं कि ऑथेंटिकेट सेलर और नॉट, ऑथेंटिकेट मैन्युफैक्चरर और नॉट, वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, वो जेन्युइन है या नहीं है, इसका हमें पता नहीं चलता। हम ऑर्डर कर देते हैं और बाद में वो पार्टी भाग जाती है तो हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते हैं, नॉन ट्रेस, क्योंकि हमने तो किसको ऑर्डर किसको किया, कोई पर्सन था वहाँ, नहीं था कोई पर्सन, एक इनटेंजिबल, एक ना दिखने वाला एक सिस्टम था जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, होता है ना पेमेंट, हमने किसको पेमेंट किया पता ही नहीं चला, किसी आदमी को तो हमने देखा ही नहीं है, वहाँ पेमेंट केवल क्या जा रहा है, एक अकाउंट के थ्रू हो रहा है, दूसरे अकाउंट में जा रहा है, तो यहाँ पर को ट्रेस नहीं कर सकते पार्टीज़ को, और तो इसीलिए ये क्या है, रिस्क को बढ़ा देता है। तो ये रिस्क को कब बढ़ाता है, जब अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं होती, वही बात है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी, हम काफ़ी सारे सजग नहीं होते हैं, हम जानते नहीं हैं किस तरह से ऑर्डर देना है, हम जेन्युइन वेबसाइट के बारे में पता नहीं करते हैं, तो ये इसके कारण भी होता है। आजकल आप देख रहे होंगे जमतारा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ, बिहार में, तो जमतारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या बोला जाता है, जमतारा डिस्ट्रिक्ट एक फ्रॉड कॉल का हब है, जहाँ से फ्रॉड्स कॉल होती हैं और पैसा ऐंठा जाता है, किससे, भोले भाले किससे, कस्टमर से जो यूज़ करते हैं इंटरनेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, तो वो इसमें फंस जाते हैं जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें तो इस बारे में आपको सजग होने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। पीपल रेसिस्टेंस मतलब उससे बचने की कोशिश करते हैं, इसको सोचते हैं कि इससे रेसिस्ट किया जाए, नई टेक्नोलॉजी में एडजस्ट नहीं हो पाते, रेसिस्टेंट तो बचने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं वो इसमें एडजस्ट नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि नहीं भाई हम इसमें नहीं चलाएंगे, हम इसमें काम नहीं कर सकते। तो द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू द न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, वो बचना चाहते हैं, वो कहते हैं कि पुराना सिस्टम ही ठीक है। तो रेसिस्टेंस यहाँ पर को देखा जाता है, इसकी एक लिमिटेशन है, कभी भी न्यू टेक्नोलॉजी, कोई भी न्यू रिफॉर्म आएगा तो रेसिस्टेंस आपको हमेशा दिखेगा। द रेसिस्टेंस विल ऑलवेज देयर व्हेन द न्यू टेक्नोलॉजी और द न्यू सिस्टम विल बी फॉलोड, जब भी फॉलो होगा तो नया आपका क्या आएगा, रेसिस्टेंस जरूर आएगा। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध जिसे बोल सकते हैं, अवरोध। एडजस्टमेंट टू द न्यू टेक्नोलॉजी, द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स कॉजेज स्ट्रेस एंड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। पुरानी तरह से एक सिस्टम चला था, हम कंफर्टेबल हो गए थे उसमें, तो ध्यान रखना जब भी आप कंफर्ट जोन में आते हैं और आपको उस कंफर्ट जोन से कभी कोई हटाने की कोशिश करता है, जैसे बैंकों में देखें, पहले क्या होता था, पेपर सिस्टम चलता था, तो पेपर सिस्टम में क्या होता था, ज़्यादातर जो एजेड लोग हैं वो कंफर्ट हो चुके थे इसमें, लेकिन जैसे ही कंप्यूटराइज सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम आया बैंकों में, तो उन्होंने हड़तालें शुरू कर दी, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रेसिस्टेंस शुरू कर दिया कि भाई हम कैसे सीखेंगे, तो उसके लिए क्या किया, ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, सिखाया गया उनको। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपका, इसमें एक नेगेटिविटी को लेके आता है, लिमिटेशंस को लेके आता है। एथिकल फॉलआउट, एथिकल फॉलआउट क्या होता है, एथिक मतलब होता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में जानकारी एक सेलर को, एक बायर को होनी चाहिए। जब दूसरी तरफ सेलर कोई व्यक्ति है ही नहीं, एक सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एक कंप्यूटर सिस्टम है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसको तो पता ही नहीं है कि एथिकल क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है, उसको नहीं पता, जो सिस्टम में कोड डाला होगा वही बताएगा। लेकिन एक दुकानदार, देखो एक दुकानदार है और एक कस्टमर है, ये दुकानदार जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ें इसको बेचनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए, तो ये चीज़ें रखता है, वही चीज़ें, तो ये ध्यान रखता है एथिक्स का। एथिक्स का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल्ड डिसिप्लिन्ड वे ऑफ डूइंग और कंडक्टिंग द बिजनेस। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही है पूरा। सो यू आर प्लानिंग टू क्विट, यू मे एज वेल क्विट राइट नाउ,
said the HR manager, showing her a copy of the email that he had written to her friend. Sabina was both shocked and stunned as to how her boss got through to her email account. Nowadays, companies use an electronic eye to keep track of the computer files you use, your email account, the website you visit, etc. It is ethical और नॉट एथिकल मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एथिकल फॉल आउट मतलब होता है कि यहाँ पर कोई बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, आपके प्राइवेट क्या हो रहे हैं कि चैट्स को, आपके सर्चेस को सर्च करें। देखो क्या होता है, जैसे हमने अमेजोन में या फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट सर्च किया, फिर क्या करेगा, आपका एक कैश मेमोरी, एक बोलती है कैश मेमोरी होती है, मतलब जो आपने सर्च की होती है उसकी एक कैश मेमोरी बन जाती है, और उस कैश मेमोरी को पढ़ता है कौन सा, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ सिस्टम ब्राउज़र, उसको पढ़ता है और उसी से रिलेटेड आपको क्या देने लगेगा, एड्स देने लगेगा। जहाँ पे भी आप सर्च करने लगोगे आपको वो ऐड देगा, आप फेसबुक में जाओगे FB में वही ऐड देगा, आप इंस्टा में जाओगे आप इंस्टाग्राम में भी वही ऐड पाओगे। क्यों, आपको ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने जो सर्च किया है वो आपकी हिस्ट्री में है, और उस हिस्ट्री को कौन पढ़ रहा है, आपका दूसरा ब्राउज़र या दूसरा सिस्टम या दूसरा जिसे बोल सकते हैं सेलर पढ़ा है, जो कि एक गलत तरीका है। इसलिए बोलता है एथिकल फॉल आउट, नैतिक पतन है, नैतिक गिरावट है, जिसमें हम उसकी पर्सनल लाइफ को भी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस थे, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। तो भले ही लिमिटेशंस हो लेकिन इससे दूर किया जा सकता है। देखिए ये सारी की सारी जो लिमिटेशंस थी, दीज आर बिकॉज ऑफ द अननोइंग यानी कि अनअंडरस्टैंडिंग या फिर जिस नॉलेज ना होना, वी डू नॉट हैव इनफ नॉलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ रनिंग, अंडरस्टैंडिंग, ऑपरेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम, ये सारे के सारे उसके कारण थे। लेकिन अगर आपको सही जानकारी है, सही सिस्टम की जानकारी है, तो वी कैन अवॉइड और रिमूव दीज लिमिटेशंस, हम कर सकते हैं। जैसे एथिकल फॉल आउट की बात करिए तो हम उसको रिमूव कर दें, कैश मेमोरी को, हम हिस्ट्री में हम जो देख रहे हैं वो हम कैश मेमोरी हमेशा क्लियर करते रहें। एक सिस्टम जनरेटेड है, जैसे हमने क्या करा, फ्लिपकार्ट उसमें सर्च किया तो उसके बाद कैश मेमोरी इरेज करनी पड़े, तो ये इरेज करती रहनी पड़ी, जिससे के कारण वो दोबारा दिखाई ही नहीं देगा। तो ये कुछ चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो लिमिटेशंस है उसके बाद भी, डिस्पाइट ऑफ लिमिटेशंस ई कॉमर्स इज़ द वे, लेकिन वो एक रास्ता है। अब आते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब यहाँ बिजनेस की बात नहीं हो रही है, ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शन हो रही है। आपको पता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में वो सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जहाँ हम किसी मोबाइल नेटवर्क को या फिर इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट नेटवर्क को यूज़ करते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन कह लो, कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। अब इसमें क्या शामिल है, इसमें शामिल है पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना, अपने अकाउंट का स्टेटस बदलना, अपना जिसे बोल सकते हैं कि एड्रेस को चेंज करना, अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स को चेक करना, उसी तरह से क्या हो गया, अपना ऑनलाइन शॉपिंग करना। तो ये सारी चीज़ें क्या जाती हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आती हैं। ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप ऑनलाइन माध्यम से करेंगे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे इसमें जो है उसकी जो मेन चीज़ है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द यूजर्स हु यूजेस द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दीज राइट प्रोटेक्ट्स द जिसे बोल सकते हैं कि द यूज़र ऑफ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, और उनको प्रोहिबिट भी करते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं इन रूल्स के थ्रू, कोई गलत काम ना हो। किस तरह से होता है, देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किस तरह से होगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कैसे कराओगे भाई, अमेजोन में आपने सामान खरीदना है तो पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑर्डर को सर्च करोगे, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होगा, पेमेंट को सेलेक्ट करोगे। ज़्यादातर COD को सेलेक्ट करते होंगे, कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि इसमें आपका नुकसान कम है, जब सामान आएगा तभी आप पैसा पे करोगे। लेकिन क्या होता है आजकल ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या करा जाता है, ऑफर्स दिए जाते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में, या जिसे बोल सकते हैं कि UPI के माध्यम से। तो इनके माध्यम से भी पेमेंट तो होता है, लेकिन ये सिक्योर्ड नहीं मानते लोग। क्यों नहीं मानते, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं ये कंपनी फ्रॉड ना कर ले, कहीं हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में से पैसा निकाला ना जाए। तो इसको यूज़ करने के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़रूरत है और इसको नॉलेज ज़रूरत है, अदरवाइज ये सिक्योर्ड ट्रांजेक्शन्स होते हैं।
इनको बढ़ावा देने के लिए इसीलिए क्या करती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो भी कंपनी है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जो भी कंपनीज हैं, वो ऑफर्स लेके आती हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके। डिजिटल कैश, आप वॉलेट्स बोल सकते हैं, डिजिटल कैश को क्या बोल सकते हैं, डिजिटल कैश जो भी देखिए आजकल क्या है, आपके अकाउंट में पैसा है, आपके अकाउंट में पैसा है तो वो किस 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए का मतलब ये थोड़ा ना, वो तो केवल डिजिट है ना। 1 लाख रुपए आपने अभी 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए तो केवल डिजिट ट्रांसफर हो रही है। ये यहाँ पर कोई क्या है, ये वर्चुअल अमाउंट है, वर्चुअल पैसा है, डिजिटल कैश है, ये क्या है, डिजिटल कैश है। जब तक आपके अकाउंट में तब तक वो डिजिटल है, जब तक उसको कन्वर्ट नहीं कर देते एटीएम से आप विड्रॉ, तब वो आएगा किसमें, फिजिकल कैश में। तो ये डिजिटल कैश होता है, चाहे आप ऑनलाइन चेक ले लो, ड्राफ्ट ले लो या वॉलेट्स ले लो, तो ये ई कैश के एग्जाम्पल हैं। यहाँ है मेन चीज़, वो तो हो गया किस तरह से होता है प्रोसेस, किस तरह से ऑर्डर होता है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन, ये आप लोगों ने भी जानना जरूरी है, आप लोगों ने भी करना जरूरी है। और जब भी आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है, तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है। तो कौन कौन से रिस्क होते हैं इसके बारे में बता रहा है, देखिए। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन, ई रिस्क, ई बिजनेस के रिस्क। तो कौन कौन से रिस्क होते हैं, देखिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिस्क। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ गया ट्रांजैक्शन रिस्क, नाम ही क्या है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो रिस्क होंगे क्या है होते हैं ये, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आर वल्नरेबल टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन रिस्क, उसमें ये सारे इंक्लूड हैं। सेलर डिनाइड द कस्टमर एवर प्लेस्ड, सेलर क्या करते हैं, डिनाई करते हैं कि भैया आपने तो ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया, जबकि आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपका पैसा भी कट चुका है। ऐसा बहुत कम केस में होता है, कब होता है पता है, जब आप फेक वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं, जब आप क्या करते हैं, फेक वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो जाकर ही कभी कभार ये होता है, अदरवाइज जेन्युइन और ऑथेंटिकेट वेबसाइट से ऐसा नहीं होता। लेकिन एक माध्यम है, एक कारण तो है ही कि सेलर कह दे कि भाई आपने ऑर्डर ही नहीं किया, ये ट्रांजेक्शन रिस्क है, यानी ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं बोल दिया उसने। दूसरा है द इंटेंडेड डिलीवरी डज नॉट टेक प्लेस, गुड्स आर डिलीवर्ड एट रॉन्ग एड्रेस और गुड्स अदर देन ऑर्डर में बी डिलीवर। देखो क्या होता है कि दूसरा क्या है, एक तो उसने मना कर दिया, दूसरा क्या हो सकता है कि डिलीवरी हो ही नहीं रही है, इंटेंडेड डिलीवरी डज नॉट टेक प्लेस, वो हो ही नहीं रही है, वो दिखा रहा है कि अंडर प्रोसेस आपका सामान, लेकिन वो पेमेंट यानी कि प्रोसेस हो ही नहीं रही। या तो ऐसा, या तो किसी और के एड्रेस पे उसको डिलीवर कर दिया, या फिर दिखा रहा है कि वो डिफ़ॉल्ट इन डिलीवरी एड्रेस है, ठीक है, तो या फिर आपका ऑर्डर डिलीवरी नहीं होगा। तो ये कुछ रिस्क हैं, ट्रांजेक्शन रिस्क हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन के आपके सामान आपके पास नहीं पहुंचा, पैसा कट गया। सेलर डज नॉट गेट द payment for the goods supplied, whereas the customer claims that the payment was made. This may be referred to a default on payment. default on payment देखो बड़ा easy है। कभी कभार ये देखो, ये हमेशा सेलर की गलती या बायर की गलती नहीं होती, कभी कभार क्या होता है पेमेंट सिस्टम में भी क्या आ जाते हैं, कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें क्या होता है 2 या 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है। आपको भी पता है अगर आपका पैसा कट जाता है तो 2-3 दिन में वापस आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने पेमेंट किससे किया हो, ऑथेंटिकेट वेबसाइट से, ऑथेंटिकेट सोर्स से किया हो, तो ये होते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क, जो कि ट्रांजैक्शन में होते हैं। दस इन ई बिजनेस रिस्क में अराइज फॉर द सेलर और द बायर ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग डिलीवरी एज वेल एज द पेमेंट। डिफॉल्ट इन ऑर्डर टेकिंग एंड डिलीवरी एज वेल एज द पेमेंट, तो वो ट्रांजैक्शन रिस्क कहलाते हैं, यानी ट्रांजैक्शन में होने वाले रिस्क। ट्रांजैक्शन का ऑर्डर ही नहीं किया, ऑर्डर किया तो पहुंचा ही नहीं, और पहुंचा तो पेमेंट नहीं मिला, तो ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, ऑर्डर से रिलेटेड है, मतलब ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं। ये देखो इसमें बार बार कुकीज़ की बात आ रही है, कुकीज़ क्या होते हैं, ब्लॉक करने पड़ते हैं, ध्यान रखना। ऑथेंटिक अगर आपके क्या है कि आपकी जो कुकीज़ क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कुकीज़ क्या होते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उनके जो जिसे हम बोल सकते हैं कि एक स्मॉल विंडो खुल जाती है उनके साथ साथ, इंफॉर्मेशन विंडो। अब वो इंफॉर्मेशन विंडो क्या होती है कि अगर वो ऑथेंटिकेट वेबसाइट की है तो उसे अलाउ किया जा सकता है, और अगर ऑथेंटिकेट वेबसाइट नहीं है तो उसको ब्लॉक करके रखना पड़ता है। तो कुकीज़ जनरली क्या होती है, ब्राउज़र में ब्लॉक ही रहती हैं, उनकी अलग कॉलर आईडी होती है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। आगे आते हैं, ये तो रिस्क के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है, तो आपको ये पढ़ना है बस। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने केवल उतना ही लिखना है जितना यहाँ तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, साफ साफ पता चला है कि डेटा कहाँ स्टोर किया है
और ट्रांसमिशन, अब आता है ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांसमिट करना, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। इन्फॉर्मेशन इज पावर इंडीड, बट थिंक ऑफ द मोमेंट इफ द पावर गोज इन टू द रॉन्ग हैंड। आप देखो क्या होता है, आपने कई सारी मूवीज़ देखी होंगी, एक हार्ड डिस्क में डेटा सेव होता है, दूसरा उसको चुराने की कोशिश करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं डेटा स्टोरेज की रिस्क। तो डेटा स्टोरेज क्या है, जैसे बैंक में मेरा अकाउंट है और अकाउंट मेरे लिए ऑनलाइन है, मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ, तो ये डेटा सेव कहाँ है, ये सेव होता है बेटा एक सर्वर में। ये कहाँ सेव होता है, एक सर्वर में, एक सर्वर होता है। तो अगर ये सर्वर में आग लग जाए या फिर किसी तरह से करप्ट हो जाए तो क्या हमारा डेटा चला जाएगा? नहीं, इसका एक स्पेशल बैकअप भी होता है, एक या दो या तीन बैकअप्स होते हैं। तो इसीलिए एक जगह नहीं, लोकेशन अलग अलग जगह होती है। स्टोरेज है तो स्टोरेज को भी कभी कभार चोरी किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, वायरस हो सकता है उस पर, क्या कह सकता है कि जैसे हम कह सकते हैं ओवरराइड किया जा सकता है। तो ये स्टोरेज रिस्क होती हैं, उसको चुरा ना ले, गलत हाथों में ना चले जाए। डेटा स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड एन राउट इज एक्सपोज टू अ नंबर ऑफ रिस्क, उसमें कई सारे रिस्क भी शामिल होते हैं। वाइटल इन्फॉर्मेशन मे बी स्टोलन और मॉडिफाइड टू परस्यू सम सेल्फिश मोटिव्स। तो आपने इसके बारे में आपने देखा होगा, वायरस भी इसी कारण होते हैं। वायरस भी क्या होते हैं, एक प्रोग्राम होते हैं जो किसी ना किसी पर्पज़ के लिए बने जाते हैं, सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ख़राब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो ये वायरस भी उसके एग्जाम्पल है। तो एंटीवायरस लगा सकते हैं इसके लिए, किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके रिस्क। कौन सा रिस्क है ये? डेटा स्टोरेज, डेटा को स्टोर करने का रिस्क। इसको कैसे बदलेंगे? वो लेवल 1 सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें लगा के रखो, यही बोल रहा है। पासवर्ड लगा के रखो, एंटीवायरस लो, फायरवॉल लगाओ, इंटरनेट में इधर उधर की, जिसे हम कह सकते हैं अनऑथोराइज्ड वेबसाइट्स को सर्व ना करो, इस पर बिलीव ना करो, या किसी भी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड ना कर लो फ्री में। देखो आजकल क्या होता है, हम मार्केट में जाते हैं, वेबसाइट में सर्च करते हैं तो वो कहता है कि फ्री है, तो फ्री है तो हम सोचते हैं कि फ्री का सॉफ्टवेयर मिल रहा है तो हम क्यों ना डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करते समय वो आपकी इन्फॉर्मेशन को ले लेता है, और फ्री के चक्कर में, क्योंकि फ्री की चीज़ मिल रही है इसलिए हम उसको सिस्टम में आने देते हैं, हम परमिशन दे रहे हैं, उस वायरस को आने के लिए। सोचिए अगर वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई आवश्यक जानकारी हो तो क्या करेगा वो सारी की सारी आपकी डेटा ले लेते हैं। तो आपने देखा होगा आपके मोबाइल नंबर पर, मेल्स पर कई सारे फेक्स ऑफर्स आते हैं, फेक मैसेजेस आते हैं। कहाँ से आते हैं? आपका नंबर कहाँ से, किसने दिया? वही इन्फॉर्मेशन आपने ही दी है। आपने किसको दी है? उस फ्री वेबसाइट को। उसने वो क्या करी, बेच दी दूसरे को। तो ये है आपका, जिसे कह सकते हैं कि किस तरह से आप सिक्योर कर सकते हैं। तो ये नहीं देनी होती है, ठीक है। रिस्क ऑफ थ्रेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल आईपीआर क्या होता है? आईपीआर समझते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने कोई प्रॉपर्टी ली, उसका अधिकार मैंने ले लिया, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाता है। मेरे सॉफ्टवेयर को कोई और कॉपी ना कर पाए, ठीक है, कोई और अपना ना बोल दे, वही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिलहाल बेटा इसको ना हम बाद में देखेंगे इस वाले को, आज बहुत टाइम हो गया, इसलिए आज के लिए इतना ही। और आप इसको देखिएगा, समझिए और इसको नोट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।